हाय गाइस, आज हम यूनिट 5 एनवायरनमेंट की करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज मैं पढ़ाऊंगा। यही पेपर में आएंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 5 से पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है 1986 में बनाया गया था, जो कि इंडिया में लागू किया गया था। इसका मेन वर्क जो था वो प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करना था एनवायरनमेंट को। इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं, तो उन्हें देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था प्राइमरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज ए सेफ गार्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट द कंट्रोल पोल्यूशन। मतलब कि एनवायरमेंट की क्वालिटी को सुधारना और कंट्रोल करना पोल्यूशन का। कुछ पॉलिसीज बनाई गई, जिसमें पहला था सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। द ईपीए established द Central Pollution Control Board at the national level and state level board at the state level. These boards are responsible for the implementing and enforcing the provision of the act, issuing regulation and promoting environmental quality. दूसरा हमारा आया pollution control measure, यानी the EPA empowers the pollution control boards to take measure for the prevention and control abandonment of the environment pollution. It provides regulation of industries and processes that are known to cause pollution, setting standard for emission and discharge of pollutant. ये हमारा दूसरा मेजर था। तीसरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट बनाए गए, ताकि हमारी एनवायरमेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सके एनवायरमेंट पे। और आइडेंटिफाइंग एंड एवोल्यूशन पोटेंशियल एनवायरमेंट इफेक्ट बिफोर ग्रांटिंग अप्रूवल्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर चौथा है पेनल्टीड एंड ऑफेंसिव बनाया गया। मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई इस एक्ट को फॉलो नहीं करता तो उस पर पेनल्टीज लगाई जाएंगी और फाइन्स लिए जाएंगे। ठीक है। फिर आगे पब्लिक का पार्टिसिपेशन। कैसा पब्लिक का पार्टिसिपेशन है? मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कैसा पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है, नहीं। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए भी रूल बनाए गए, इंपॉर्टेंस दिए गए। छठा है हमारा एनवायरमेंटल कंपोजिशन। सही है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो है उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडियन एनवायरमेंट में और इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंट्री। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है इनिशिएटिव बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। एनजीओ का क्या काम होता है? तो एनजीओ जो होते हैं हमारे इंडिया में, एनजीओ बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। वेरियस एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसमें हमारे कई सारे एनजीओज वर्क करते हैं। जिसमें पहला आता है हमारा एरी, द एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे वर्क करता है। और ये वर्क करता है बहुत ही ज़्यादा सारे प्रोजेक्ट लाइक रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये रिसर्च भी कंडक्ट कराता है, ट्रेनिंग भी देता है और प्रमोट करता है अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू। ठीक है। दूसरा हमारा एनजीओ जो होता है सेंट्रल साइंस एंड एनवायरमेंटल, जिसे हम सीएससी भी कहते हैं। सीएससी जो होता है वो अपने काम के लिए जाना जाता है, जैसे एनवायरमेंटल रिसर्च के बारे में बताया जाता है, पॉलिसी एनालिसिस करते हैं ये। इट हैज़ कंडक्ट स्टडीज़, स्टडीज़ किस पे? एयर पोल्यूशन की पर भी स्टडी कंडक्ट करी है, वाटर मैनेजमेंट पे। ठीक है। और ये कैंपेन रन भी करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और बिजनेसेस को एंड कम्युनिटीज़ को। तीसरा हमारा एनजीओ ज़्यादा ग्रीन पीस इंडिया। ग्रीन पीस इंडिया जो होता है वो ऑपरेट होता है इंडिया में और बहुत सारे वेरियस एनवायरमेंटल इशूज़ पे वर्क करता है। ये भी कैंपेन्स चलाते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन और पोल्यूशन कंट्रोल पे। ठीक है। चौथा आता है हमारा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे WTI भी कहते हैं। ठीक है। बट WTI फोकस ऑन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्ट। सही है। ये किस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे वाइल्ड लाइफ रेलिवेशन एंड कॉम्बाइनिंग वाइल्ड लाइफ ट्रैफिंग पे वर्क करते हैं। चौथी हमारी जो एनजीओ आती है वो होती है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसे हम CEE के नाम से भी जानते हैं। CEE जो वर्क करती है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम पर वर्क करती है। ठीक है। और ये टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं और इवेंट प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए और एडल्ट्स के लिए। सिक्स्थ हमारा एनजीओ आता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसे हम BNHS भी बोलते हैं, जो कि हमारा ओल्डेस्ट एनजीओ है इंडिया में। और ये कंडक्ट रिसर्च, रन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू अवेयरनेस चला देते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। ठीक है। जो सेवन्थ हमारा एनजीओ आता है उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजी
इकोलॉजी सिक्योरिटी, एफईएस फोकस ऑन द कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। ठीक है, पॉलिसी एडवाइस और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, अब आता है ह्यूमन पॉपुलेशन और उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा। वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के कई सारे करेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला साइज होता है, तो साइज को कैसे डिफाइन करते हैं? द पॉपुलेशन साइज रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए गिवन पॉपुलेशन, मतलब कितने इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में होते हैं वो साइज कहलाता है, साइज। ठीक है, फिर आता है एज स्ट्रक्चर। द एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द individual across different age group. It often represent in the form of age pyramid or age sex pyramid, showing the proportion of males and females in the age group. एज ग्रुप साइज से रिलेटेड होता है। सेक्स रेशियो हम जानते हैं कितने मेल्स पर फीमेल्स होते हैं, वो सेक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है, फिर आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट को हम ग्रोथ बर्थ रेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी ऐसे होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ द लाइव बर्थ ऑफ 100 इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन विद स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, फिर डेथ रेट आता है। डेथ रेट सेम टू सेम हमारा बर्थ रेट की तरह ही है। फिर ऐसी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फर्टिलिटी रेट है और ये मेट्रिकेशन है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 5 कर जाएंगे तो भी बहुत है। अगला टॉपिक है हमारा एज स्ट्रक्चर। क्या होता है एज स्ट्रक्चर? अभी पढ़ा था। इट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक, की कंपोनेंट है हमारे एज स्ट्रक्चर। तो पहला की कंपोनेंट है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दूसरा कंपोनेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और तीसरा कंपोनेंट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, और शेप जो होती है एक पिरामिड की, वो प्रोवाइड करती है इंसाइट इनटू द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। ठीक, पहला होता है एक्सपेंसिव यूथफुल एज स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव एज स्ट्रक्चर, तीसरा होता है स्टेशनरी एज स्ट्रक्चर। मेजर ऑब्जेक्टिव और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही है पेपर में। इन इंडिया मेजर ऑब्जेक्टिव क्या? गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, जो कि हमारी नेशनल फ्रेमवर्क और नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में बताए गए हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो होता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस करना, नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करना और इंडिविजुअल में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब एनवायरमेंटल के लिए अवेयरनेस फैलाना, ताकि हम जान सकें क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इकोलॉजी इकोसिस्टम पर। और प्रमोट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब नॉलेज को प्रमोट कर सकें और नॉलेज के बारे में समझ सकें। तीसरा है हमारा डेवलप स्किल्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, चौथा फोस्टर एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। फिफ्थ इंकरेज एक्टिव सिटीजन। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हम टेलीग्राम पर इसके नोट्स से शेयर कर देंगे, क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ के थ्रू पूछे जाएंगे। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, जैसे इनडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, फिर लोकल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है। अब कुछ स्कीम हमारी लॉन्च करी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वुमेन एजुकेशन के लिए, जो वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं। तो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये स्कीम जो हुई थी, लॉन्च हुई थी 2015 में। इसका एम था कि जो डिक्लाइन सेक्स रेशियो को रोकना है और प्रमोट करना है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना है। ठीक है, दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी ये जो स्कीम थी, ये भी 2015 में ही लॉन्च हुई थी। ये इस दिस स्कीम इनकरेजेस पेरेंट टू सेव फॉर देयर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड फ्यूचर। ये भी सेम इसकी ही तरह ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह। तीसरी हमारी है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ये खाली हमारी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बट ये डायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है, इनडायरेक्टली वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करी है। क्या प्रोवाइड करके? क्लीन कुकिंग फ्यूल टू द हाउस होल्ड पॉवर्टी लाइन, एक्सेस टू द क्लीन, रिड्यूस द बर्डन ऑन द वुमेन टू इंक्रीज इन द एजुकेशन एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। चौथी हमारी जो स्कीम है वो है प्रकृति स्कॉलर स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया था जो AICTE होती है, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये सपोर्ट करती है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज गर्ल को जो परस्यूइंग करना चाहती है अपनी टेक्निकल एजुकेशन को। जो फिफ्थ जो हमारी स्कीम आती है वो होती है महिला सुकन्या प्रोग्राम। ये भी वुमेन एजुकेशन को और एम्पावरमेंट को फोकस करती है रूरल एरियाज में। ठीक है, फिर आती है नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जो फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है गर्ल्स को, जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होती है यानी कंप्लीट करने के लिए अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को। ठीक, इट इंक्लूड प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, टेक्स्ट बुक एंड द अदर एक्सपेंसिव। मतलब कि गवर्नमेंट जो है ट्यूशन फीस पे करती है, टेक्स्ट बुक देती है और जो भी अदर एक्सपेंसिव होते हैं वो भी दे देती है। धनलक्ष्मी स्कीम जो होती है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने लॉन्च की थी और चाइल्ड डेवलपमेंट। इस स्कीम
का भी एम था कि गर्ल स्टेटस ऑफ गर्ल चाइल्ड को सुधारा जाए, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए वेरियस स्टेजेस ऑफ हर लाइफ, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ कैश ट्रांसफर करा जाए स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, और मैरिज के एक्सपेंसिव दिए जाए। ठीक है, ये यहाँ पर अब हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो चुकी है। ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारी यूनिट 5 के। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक हम बायो में दे देंगे और कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।